हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और जैसा कि हमने बात की थी कि थर्सडे एंड फ्राइडे को हम लोग एक एजुकेशनल सीरीज लेकर आएंगे जिसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सारी बेसिक नॉलेज होगी और उस बेसिक नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकली अप्लाई करना है वो चीज़ भी होगी। तो आज ये पहला दिन है जिसमें हम, जैसे मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट 100 के आसपास वीडियोस हमारी हो जाएंगी और थर्सडे फ्राइडे को 2 दिन वीक में वीडियोस आया करेंगी। तो नेक्स्ट 52 वीक्स में 104 वीडियोस के आसपास आएंगी और जितनी भर भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल में नॉलेज है कॉन्सेप्ट वाइज ये 1 to 1 होकर चलेगा। अदरवाइज बहुत सारी चीजें किस तरह की आ रही थी कि विवेक भाई आप सब कुछ बता रहे हो, लेकिन आप शुरू से लेकर लास्ट तक एक पूरी सीरीज बना दें, जिससे क्या होगा कि हम उन सारी सीरीज को देखकर, उन सारी वीडियोस को देखकर A to Z सारी नॉलेज हमें मिल जाए और काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यही एक मिशन है जिसमें हर किसी को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमें सारी नॉलेज देनी है, उनको सब कुछ बताना है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो अलग बात है, लेकिन हमें पता सब कुछ होना है। तो इसमें जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस हैं वो भी हम लोग कवर करेंगे कि वो होता क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या स्ट्रेटजीज होती हैं, उसमें हम उसको करेंगे या नहीं करेंगे वो अलग चीज है। इसमें इंट्राडे भी कवर करेंगे, इसमें सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो आज की ये पहली वीडियो है, इसकी मैं एक प्ले लिस्ट भी बना दूंगा और प्ले लिस्ट में क्या होगा कि आप आगे चल के उसकी सारी वीडियोज लगातार सारी देख भी पाएंगे। लेकिन इसमें एक प्रॉमिस हमने जरूर करना है कि इस पर्टिकुलर वीडियो को, जो ये सीरीज होने वाली है वीडियोस की जिसमें सारी बेसिक नॉलेज होगी, इसका मेन पर्पस ये है कि जिनको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता उनको भी सब कुछ पता चल जाए। तो आपने इन वीडियोस को शेयर करना है उन सभी लोगों के साथ जिनके साथ पहले आप अगर दूसरी वीडियो शेयर करते थे तो वो कहते थे कि विवेक भाई, कि अजय भाई, विनोद भाई या कोई भी, कि हमें आप शेयर तो करते हो लेकिन इसके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। तो यहां पर इन सारी वीडियोस का जो पर्पस है वो बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ना है, जिससे आप ऐसे मान के चलो कि हम प्री नर्सरी से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे पीएचडी तक करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि इंट्रोडक्शन है एक्चुअल में स्टॉक मार्केट का, इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट है क्या और जो कंपनीज यहां पर लिस्ट होती हैं वो क्यों होती हैं। देखो, स्टॉक मार्केट एक लीगल मैकेनिज्म है जहां पर कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट करती हैं और यहां पर जो शेयर्स से मतलब है वो मालिकाना हक से है। तो कंपनी के शेयर्स होते क्या हैं? कंपनी के शेयर्स बेसिकली ये एक ओनरशिप होती है किसी कंपनी में। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर कंपनी 100 करोड़ की है और अगर मेरे पास उसमें 2 करोड़ रुपए के शेयर्स हैं तो मैं उस कंपनी में 2% का मालिक हूं। तो यहां पर जब हम शेयर्स परचेज करते हैं तो वो एक मालिक बन जाते हैं हम उतने हिस्से के। अब ये ऐसा होता क्यों है, इसको ऐसा किया क्यों गया, ये सारा कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आए? वो इसीलिए लेकर आए कि यहां पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि हमें पूरी कंपनी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें कोई बिजनेस करना है और अगर हमें वो कंपनी अच्छी लगती है और उस कंपनी में हम भी थोड़ी सी हिस्सेदारी चाहते हैं तो कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंज पर। ये स्टॉक एक्सचेंज 2 होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको एनएससी कहते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको बीएससी कहते हैं। तो एक तरीके से आप ये मानकर चलो कि ये 2 इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर हम अपनी हिस्सेदारी की खरीद और बेच कर सकते हैं, बाय या सेल कर सकते हैं। तो अगर मुझे किसी कंपनी में हिस्सेदारी परचेज करनी है तो जो कंपनीज ने अपने आप को यहां पर लिस्ट किया हुआ है हम वहां पर जाएंगे और जितने की हिस्सेदारी हमें खरीदनी है उतनी हिस्सेदारी हम खरीद लेंगे और जिसको बेचनी है वो वहां पर बेच देंगे। तो यहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों लगातार बने रहते हैं हर कंपनी के, ज्यादातर जो बड़ी कंपनीज हैं खासतौर से उनके। तो हम वहां पर बाय करने के लिए जाते हैं, कोई दूसरा सेलर होता है तो ये हम दोनों आपस में मीट करते हैं और वो चीजें हो जाती है। अब जो ये मिलना होता है बायर्स और सेलर्स का, ये आज की डेट में सारा का सारा ऑनलाइन होता है। तो ऑनलाइन के लिए क्या चाहिए होता है कि हमें एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। जैसे बैंक अकाउंट होता है ऐसे डीमैट अकाउंट होता है। बैंक अकाउंट में हम पैसे रखते हैं, डीमैट अकाउंट में हम शेयर्स रखते हैं। तो डीमैट अकाउंट में हमारे पास उस शेयर्स का हिसाब किताब होता है कि हम किस कंपनी के कितने परसेंट के मालिक हैं, किस कंपनी के कितने शेयर्स के हम मालिक हैं। तो कंपनीज के जो शेयर्स हैं, ये शेयर्स क्यों कहते हैं इसको? शेयर्स का जो वर्ड आया ये आया शेयर करने से, यानी कि कंपनी के जो मालिक हैं वो अपनी हिस्सेदारी को दूसरे लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। इसका जो ये वर्ड आया था शेयर करना, वो यहां से आया था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मींस कैपिटल में शेयर करना, कि कुछ हिस्सेदारी किसी दूसरे की है और
कुछ हिस्सेदारी हमारी है। तो इसमें एक जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि हम शेयर मार्केट में जो हिस्सेदारी है वो जितने मर्जी छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं। अब जब मैं यहां पर ये बात कह रहा हूं कि जितने मर्जी छोटे अमाउंट से शुरू कर सकते हैं, तो यहां पर पॉइंट आता है कि मिनिमम एक शेयर से हम शुरू कर सकते हैं। तो अगर किसी कंपनी का शेयर 100 रुपए का चल रहा है तो हम 100 रुपए की भी चीज खरीद सकते हैं, और अगर किसी कंपनी का शेयर 10,000 का या 5,000 का चल रहा है तो मिनिमम हम 5,000 रुपए 10,000 रुपए का खरीद सकते हैं। अब क्योंकि काफी लोगों के पास इतने बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते कि वो 20-30 हजार रुपए का शेयर परचेज कर सकें, क्योंकि मिनिमम तो एक परचेज करना ही पड़ेगा। तो जब यहां पर मिनिमम एक परचेज करना पड़ेगा और कंपनी का शेयर ही 15,000 पर चल रहा है, तो जो छोटे लोग हैं जिनके पास उतना भी पैसा नहीं है, जो अपना छोटा छोटा अमाउंट सेव करके पैसे जोड़ते हैं और लेकिन शेयर मार्केट में यानी कि कंपनी में हिस्सेदारी चाहते हैं, तो वो उसको परचेज नहीं कर पाते। अगर किसी के पास 10,000 रुपए हैं और कंपनी का एक शेयर ही 15,000 का आता है तो वो उसमें हिस्सेदारी नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से क्या करती हैं कंपनीज, जो बड़ी ज्यादातर सारी ही बड़ी कंपनीज, वो क्या करती हैं अपने इन शेयर्स के 2 टुकड़े कर देती हैं और उसको छोटा कर देती हैं। तो अगर सपोज कोई शेयर 5,000 से बढ़ते बढ़ते 10,000 पहुंच गया तो वो क्या करते हैं, तो 10,000 को फिर 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं, तो 5-5 हजार के 2 टुकड़े उसके हो जाते हैं, जिससे जिसके पास 5,000 रुपए थे वो भी उसमें इन्वेस्ट कर पाता है। तो यहां पर जो स्प्लिट वर्ड आता है, इस पे हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, तो वो इस तरीके से अपने आप को छोटा रखते हैं। तो कई बार क्या लगता है कि आईटीसी का शेयर 300 रुपए का चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर 2,000 रुपए का चल रहा है, तो इसके 2,000 रुपए के पीछे चलने के पीछे, या फिर आईटीसी का 300 रुपए का या 200 रुपए का या 250 रुपए का या 100 रुपए का जो भी छोटा अमाउंट है, उसके चलने के पीछे जो रीजंस हैं कि आईटीसी ने अपने शेयर्स को छोटा रखा हुआ है टुकड़े करके। इसको आप ऐसे मान के चलो कि जब हम बाजार में छोटा सामान खरीदने जाते हैं तो 2,000 रुपए का नोट लेकर नहीं जाते, क्योंकि सामने वाले के पास खुले नहीं होते। तो अगर खुले होते भी है तो क्या कर, मतलब मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि जैसे 2,000 रुपए को हमने किसी को दिया और 500-500 के 4 ले लिए, तो हमारे पास वैल्यू उतनी ही है। इसी तरीके से शेयर मार्केट में यही चीज होती है कि अगर कंपनी ने अपने 15,000 के या 10,000 के शेयर को 2 टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया, तो वैल्यू कम नहीं हुई, वैल्यू उतनी ही है, सिर्फ शेयर का भाव कम हो गया। जैसे हमारे पास पहले 2,000 का एक नोट था, अभी 500-500 के 4 हैं। तो स्टॉक मार्केट में जो लिस्टिंग होती है शेयर्स की, वो इसीलिए की जाती है। अब यहां पर जो एक मेन चीज आती है, सबसे मेन रीजन तो यही है कि लिस्टिंग करते क्यों है। लिस्टिंग इसलिए करते हैं जिससे छोटे लोग भी जो पूरी कंपनी को नहीं खरीद सकते हैं, वो भी इस तरह की बड़ी कंपनीज में हिस्सेदारी ले सकें और अपना जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, जो अपनी आर्थिक स्थिति है, उसको अच्छे से इंक्रीज कर सकें। अदरवाइज तो क्या होगा, अगर मान लो कोई इंसान किसी के पास नौकरी करता है और नौकरी करके उसको 50,000 रुपए महीना मिलते हैं और वो साथ में उस पैसे को बचा, उसमें से सपोज 25,000 रुपए बचा देता है और 25,000 रुपए का वो खर्चा कर लेता है, तो यहां पर अदरवाइज क्या होगा कि 25,000 रुपए में वो कोई बिजनेस तो कर नहीं पाएगा, लेकिन वो बिजनेस वाला बेनिफिट लेना चाहता है। अब बिजनेस वाला बेनिफिट कैसे आएगा कि ठीक है, जो एक अच्छी बड़ी कंपनी है तो उसमें वो जाकर उसके शेयर्स परचेज कर ले और जितने की अमाउंट के शेयर परचेज किए हैं वो उतनी अमाउंट का उस कंपनी का मालिक हो जाता है। तो यहां पर जो काफी लोग ये समझते हैं इस चीज को कि शेयर्स तो सिर्फ पेपर्स होते हैं और वो सारी की सारी फिगर सिर्फ पेपर्स में ही होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं तो जो उनका शेयर्स का रजिस्टर होता है, जो शेयर होल्डर्स रजिस्टर कहते हैं इसको, वो कंपनी के रिकॉर्ड्स में मेंटेन होता है और जिसके पास भी जितने भर भी शेयर्स होते हैं उनका नाम वहां पर लिखा जाता है मालिक के रूप में, शेयर होल्डर्स के रूप में। तो जिसके पास शेयर्स होते हैं उसको शेयर होल्डर कहते हैं और शेयर होल्डर ही किसी भी कंपनी के मालिक होते हैं। तो जो ओवरऑल स्टॉक मार्केट का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से काम करता है। मैं एक बार छोटा सा रिव्यू वापस से रिपीट कर देता हूं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है। कंपनी के लिस्ट करने का मतलब यह है कि कंपनी ये चाहती है कि आप भी मेरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हो, यानी कि आप भी मींस पब्लिक कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कर सकते हैं। तो मालिक के पास पहले 100% का अगर अपने पास हिस्सेदारी थी तो वो मार्केट में 20-30% बेच देती है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में। अब एनएससी एंड बीएससी, एनएससी मींस नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मींस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इन दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर वो अपने आप को लिस्ट करते हैं। यहां पर बायर्स एंड सेलर्स आपस में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन करने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, जैसे बैंक अकाउंट होता है, हमारे पैसे बैंक अकाउंट में रखे होते हैं और शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में रखे होते हैं। तो जब हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करने जाते हैं तो अपने डीमैट अकाउंट में लॉगिन करते हैं, यानी कि ऑनलाइन डीमैट अकाउंट में जाते हैं और वहां पर जिस कंपनी के भी शेयर्स परचेज करने होते हैं उस कंपनी के शेयर्स परचेज करने के लिए हम एक्शन लेते हैं, ऑर्डर्स लगाते हैं और सामने वाला कोई सेल कर रहा होता है सेम प्राइस पर, आपस में ट्रांजैक्शन होती है।
और हमारे पास उसके शेयर्स आ जाते हैं। तीसरे दिन हमारे पास अकाउंट में उसके शेयर्स आ जाते हैं। सेम डे नहीं आते, सेम डे लेकिन वो इंफॉर्मेशन हमारे पास रिफ्लेक्ट हो जाती है उस अकाउंट में कि हमने इतने का ऑर्डर प्लेस किया था, तो आज अगर हमने ऑर्डर प्लेस किया है तो कल और परसों को हमारे पास वो शेयर्स आ जाते हैं। इतना टाइम इसलिए लगता है क्योंकि कंपनी को अपने शेयर होल्डर्स के रजिस्टर में उसका नाम लिखने के लिए टाइम चाहिए होता है, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन होती है वो कंपनी के पास नहीं होती। जो ट्रांजैक्शन होती है बाय या सेल करने की, वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास होती है, एक ब्रोकर के थ्रू होती है। तो जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास ट्रांजैक्शन हो जाती है, वो अगले दिन उनके शेयर्स को सीडीएसएल और एनएसडीएल, ये डिफरेंट मैकेनिज्म है, वहां इंफॉर्मेशन आगे भेजता है, वो दूसरे के नाम पर ट्रांसफर करते हैं और साथ में ही वो इंफॉर्मेशन फिर कंपनी के पास चली जाती है। तो इसलिए इस पूरी प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। कई बार सोचने को होता है कि ये सेम डे क्यों नहीं आते, इसमें 2 या 3 दिन क्यों लगते हैं। वो इसलिए लगते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन कहीं और होती है और कंपनी का रजिस्टर कंपनी के पास होता है। तो ये सारे रीजन हैं। और तो इस तरीके से ओवरऑल स्टॉक मार्केट में हम काम कर सकते हैं, अपना पैसा लगा सकते हैं। अब सबसे अच्छी बात इसकी यही है कि जितने मर्जी छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हम इसको रियल एस्टेट से थोड़ा सा कंपेयर करें कि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की जरूरत क्या होती है, तो वो इसलिए है कि रियल एस्टेट भी अगर परचेज करने जाएंगे तो अगर एक प्लॉट भी परचेज करेंगे, आउटर में भी परचेज करेंगे, तो शायद 2-3 लाख रुपए से कम किसी भी छोटे से छोटे एरिया में छोटे से छोटा प्लॉट भी नहीं आएगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर हमारे पास 20,000 रुपए भी सेव करने के लिए है तो हम उसको लगा सकते हैं और वहां पर लगाकर बिजनेस के रूप में हम फायदा ले सकते हैं, तो अपनी एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरऑल ओवरव्यू था कि स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं। स्टॉक मार्केट इस पूरे सिस्टम को कहते हैं और इसमें कंपनीज अपने आप को लिस्ट करती हैं एनएससी और बीएससी पर, वहां पर हम परचेज कर सकते हैं अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू और हम ओनरशिप ले सकते हैं शेयर्स की। आगे कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इसको रिवाइज करना। और एक चीज मैं हमेशा जरूर आपको याद दिला दूं कि जब भी आप इन सीरीज की वीडियो देखने के लिए बैठोगे तो आपको नोटपैड लेकर बैठना है। एक मोटा सा नोटपैड आप परचेज कर लो जिसमें आपने सारी वीडियोस के सारे क्वेश्चन आंसर्स नोट करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स जितने भर भी होंगे आपके, मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो में आपको मैं उसमें कवर करने की कोशिश करूं जो पिछली वीडियो के क्वेश्चन आंसर्स थे। और मैं Q&A सेशंस के हिसाब से ही अपनी वीडियो खत्म करने के बाद में जो मेन क्वेश्चन आंसर्स होंगे उनको मैं लेकर और नोट करके और कल की वीडियो में उनमें उसके बाद में उनके आंसर्स भी दूंगा। और इसलिए जो भी कमेंट में आप क्वेश्चन आंसर्स करें तो इस तरह से कोशिश करें कि वो वैलिड क्वेश्चन आंसर्स हों और वो ये क्वेश्चन आंसर ना हो कि भाई जीएमएम फोर्डलर का क्या लगता है, क्योंकि वो क्या लगता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट हो जाएगा और ये सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है। तो मार्केट से सीखने से रिलेटेड एक और चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा कि जिस वीडियो में कमेंट हम लिखें वो उसी वीडियो से रिलेटेड हो और जिससे मैं अगली वीडियो में उन क्वेश्चन आंसर्स को कवर कर पाऊं। थैंक यू सो मच, देखते रहिए, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com।